मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान का दौर खत्म हुआ है। पहले चरण की मतगणना भी अगर बात की जाए तो कल ही संपन्न हुई है, निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई है। और इस मतगणना के दौरान जो कुछ निकलकर सामने आया है, आज उसी पर चर्चा करने के लिए इंदौर से हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। उनके साथ बात करने के लिए मौजूद रहेंगे हमारे और भी गेस्ट, तो बात करेंगे। प्रवीण जी, अगर कल के चुनाव परिणामों की बात की जाए, सभी जगह लगभग भाजपा का ही कब्जा नजर आया है। इंदौर की बात की जाए तो एक नया चेहरा, पैराशूट उम्मीदवार कहा जा रहा था, जिन्हें पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के नए महापौर बने हैं। इन सारे अगर चुनाव परिणामों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है? भाजपा की जीत की बात की जाए तो क्या कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? कांग्रेस की हार की बात की जाए तो क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? इस विषय पर जानना चाहेंगे, आप क्या कहते हैं? जी चुकी है। जी आज पहला सोमवार है और शिवालयों पर भक्तों की जी भारी भीड़ लगी हुई है। और इसी श्रावण मास के पहले सोमवार पर हमें नगर जी सरकार नई मिली है। और नगर सरकार के जो जी सिरमौर हैं वो है जी पुष्यमित्र भार्गव। और जनता ने, इंदौर की जनता ने इस बार फिर जो है वो जी भाजपा को चुना है और ऐसे व्यक्ति को महापौर चुना है जी जो बुद्धिजीवी है। उन्होंने बाहुबल, धन बल के आगे बुद्धिजीवी जी को जी तरजीह दी है जी इंदौर की जनता ने। तो जिस तरह के परिणाम आए हैं, क्या कुछ समीकरण बने पूरे जी चुनाव को लेकर, कहाँ क्या कारण रहे भाजपा की जीत के, क्या कारण रहे भाजपा की हार के, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ हेड जी अरविंद तिवारी जी। सर, बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। हम आकलन कर रहे थे, हम या चुनावी विश्लेषज्ञ जो हैं वो सारे आकलन कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस का जनाधार थोड़ा बढ़ेगा। भले ही हार हो, महापौर न जीते, लेकिन जनाधार बहुत बढ़ेगा। लेकिन कहीं कोई बदलाव नज़र नहीं आया। पिछली बार 65 पार्षद थे भाजपा के, इस बार एक कम हुआ, 64 है। 19 कांग्रेस के मिले हैं, पिछली बार 15 थे। निर्दलीय की संख्या कम हुई है, निर्दलीय में भी एक बीजेपी के हैं और एक कांग्रेस के हैं। तो इसीलिए वो जो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इंदौर के नतीजे से दो तीन बात बहुत स्पष्ट हो रही है। पहली बात तो है कि इंदौर में लगभग 5.5 लाख वोट जो है वो भाजपा का कमिटेड वोट हो चुका है, जिसे कहते हैं ना वोट बैंक हो चुका है, जिसको डाइवर्ट करना अब बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि कांग्रेस ने बेस्ट ऑप्शन दिया संजय शुक्ला के रूप में, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 5.5 लाख मत मिले हैं। तो एक तो जो वोट बैंक क्रिएट हो गया वो बड़ी चुनौती हो गया है, वो पुष्यमित्र भार्गव की सफलता का एक बड़ा। दूसरा, नतीजों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इंदौर के लोगों ने संजय शुक्ला को गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्होंने पुष्यमित्र भार्गव के सौम्य, धीर गंभीर और शालीन चेहरे को तवज्जो दी। उन्होंने एक प्रोफेशनल को, एक परंपरागत राजनेता के बजाय एक प्रोफेशनल को अपना जनप्रतिनिधि, शहर का प्रथम नागरिक चुनना पसंद किया, क्योंकि हो सकता है उनका ये मानना हो कि एक प्रोफेशनल हमें बेहतर नेतृत्व दे सकता है। या शहर अब जिस मुकाम पे है, इंदौर स्वच्छता के मामले में पंच लगा चुका है, 6ठी बार फिर दौड़ में है, वाटर प्लस शहर है, मेट्रो, टेम्पो से मेट्रो का दौर है अब। तो उन्होंने कहा कि अब जब हम इंदौर को इस दौर में ले आए तो हमें एक नेता से ज़्यादा एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है इस शहर की बेहतरी के लिए, शहर को आगे ले जाने के लिए। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो मजबूत है ही। हालांकि इस चुनाव में मतदान के बाद से तमाम बातें संगठन को लेकर चलती रही कि संगठन की भूमिका, ये वो तमाम भूमिकाएं थी, उसका क्या हुआ, वोटिंग का जो परसेंटेज था उसके चलते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्लस पुष्यमित्र भार्गव की जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दौर की टीम थी, उसके साथ ही एक प्रोफेशनल्स का जो ग्रुप उनके साथ जुड़ा था, जो उनकी पर्दे के पीछे मदद कर रहा था, बिहाइंड द कर्टन। हर चुनाव में जो लोग बिहाइंड द कर्टन रहते हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाते। और तीसरा, कांग्रेस का जो चरमराया हुआ संगठन है, या कहें कि कांग्रेस का इंदौर में लुप्त संगठन, ये 3 बड़े कारण ऐसे रहे कि जिन्होंने तमाम पूर्वानुमानों को ध्वस्त कर दिया। भाई, जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो भी ये कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक, कि पुष्यमित्र भार्गव जीते भी तो भी 50, 55, 60 हज़ार वोट से चुनाव जीतेंगे।
और अधिकतम वो 1 लाख वोट तक कह रहे थे, लेकिन ये तो बड़ा वो रहा। और दूसरी बात ये कि जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने इंदौर में बस अंदाज लगाई है, वो कमल किशोर लड्डा 8,500 से ज़्यादा वोट से जीत गए। प्रदेश की कई नगर निगमों में महापौर का फैसला इतने अंतर से नहीं हुआ, इससे कम अंतर कम हुआ। बुरहानपुर का लगभग 300-350 से हो गया, उज्जैन का 700 के आसपास वोट से हो गया फैसला, तो हुआ। लेकिन वो पार्षद जीत गए, बबलू शर्मा जीत गए, जीतू यादव जीत गए, ये सब 8,000 से ज़्यादा जीते। 5,000 से ज़्यादा से तो कई लोग जीते हैं, और 3,000 से ज़्यादा की तो हम गिनती नहीं कर पा रहे हैं, इतने लोग। तो ये मतलब आप पार्षद महापौर में तो पुष्यमित्र भार्गव को रिस्पांस मिला ही मिला, लेकिन पार्षदों में जो ओवरऑल अगर हम पार्षदों को जो मिले वोट हैं, भाजपा के पार्षदों को जो मिले वोट हैं, उसको जोड़ें तो वो महापौर की जीत के वोट से ज़्यादा वोट है। जबकि होता यह आया है कि पार्षदों की जीत हार का अंतर जो है वो मामूली सा होता अधिकतर, लेकिन इस बार वो अंतर काफी बड़ा है। कई ऐसे चेहरे हमने देखे हैं जिनको उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की। देखिए, दो चीज़ें, जो पार्षद पद के उम्मीदवारों को, जो पार्षदों को वोट मिले हैं, जीते हुए पार्षदों को, हम उनका आकलन करें तो हम पहले ये कहते हैं कि पार्षद पद का, महापौर पद का उम्मीदवार यदि मजबूत होता है तो उससे पार्षदों को मजबूती मिलती है। लेकिन इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि पुष्यमित्र भार्गव को भारतीय जनता पार्टी ने जो पार्षद पद के उम्मीदवार खड़े किए थे और जो उनको पब्लिक का रिस्पांस मिला, उसका फायदा भी पुष्यमित्र भार्गव को बहुत। दीपिका कुछ जानना चाहती है। जिस तरीके से ये चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं, पुष्यमित्र भार्गव के इतने बड़े अंतर से जीतने की उम्मीद नहीं की जा रही थी, और जिस तरीके से पार्षदों की बात की गई है, उनकी जीत का अंतर भी इतना बड़ा नहीं होता जितना हमें इंदौर में देखने को मिला है। लेकिन कई ऐसे बड़े नाम, बड़े चेहरे रहे हैं जिनको हार का सामना करा, जो बिल्कुल अपने जीत के प्रति आश्वस्त थे, बिल्कुल निश्चिंत थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो काफी बड़े नाम थे, भले भाजपा की बात की जाए, भले कांग्रेस की बात की जाए। जी, दीपिका ने बड़ा अहम सवाल उठाया कि इस बार कई दिग्गज जो है वो चुनाव हार गए हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहीं दिया जाता है, वो पूरी मीडिया में छाया हुआ है, वो चंदू शिंदे का नाम निकल कर सामने आता है। देखिए, राजनीति की ये परंपरा है कि जब भी कोई नेता अपने को जनता से ऊपर समझने लगता है तो जनता उसे ठिकाना दिखा देती है। चंदू शिंदे के साथ यही हुआ। चंदू शिंदे इंदौर के कई वार्डों से चुनाव जीते, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत एरोगेंट लीडर हैं, कुछ किसी को समझते नहीं है, जीतने के बाद क्षेत्र में काम कराते हैं, सब कराते हैं, और वो उनकी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अपने मतदाताओं के प्रति वो हमेशा लापरवाह रहते हैं, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के प्रति वो रहता है उनका, और द वे, उनकी बॉडी लाइन, उनका वे ऑफ टॉकिंग सब ऐसा रहता है कि वो लोगों को बड़ा नाराज़ कर देता है। तो लोग एक सीमा तक ही बर्दाश्त करते हैं उसको। अब एक ऐसा वार्ड जिससे आपका कोई वास्ता नहीं था, पार्टी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न, जो वार्ड बना हुआ था, वहाँ पार्टी ने आपको चुनाव लड़ने के लिए भेजा, तो वहाँ के लोगों ने आपकी तुलना में राजू भदौरिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी चंदू शिंदे की तुलना में। उनको लगा जो पुराना इतिहास चंदू शिंदे का है, कहीं ना कहीं वो उससे वाकिफ़ थे। उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि हम इन्हें जनप्रतिनिधि अपना चुन लें, लेकिन उसके बाद जो पुराने वार्डों में जो हश्र हुआ है लोगों का, कार्यकर्ताओं का, ऐसा हमारे साथ न हो जाए। अब आप देखिए कि वहाँ कैलाश विजयवर्गीय गए, उन्होंने कहा कि चंदू शिंदे मेरे लिए आकाश से भी बढ़ के हैं, उसके बावजूद लोगों ने तवज्जो नहीं दी। रमेश मेंदोला वहाँ गए, पार्टी के कई बड़े नेता वहाँ गए, लगे हुए थे, पूरी टीम लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने नकार दिया। छोटे यादव की बात, चंदू शिंदे की बात तो अपनी जगह है ही बात, सबसे 3 बार से 3 नंबर विधानसभा से वो 5 बार चुना, 5 बार अलग अलग वार्डों से, कभी किस वार्ड से जीता। अच्छा, पार्टी के हमेशा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को हराया। पहला चुनाव उन्होंने महेंद्र हार्डिया को हराया, फिर देवी सिंह राठौर को हराया, राजेश सोनकर को, जिन 2 नेताओं को उन्होंने हराया वो तो बाद में विधायक बन गए, है ना। लेकिन इस बार जब जिस वार्ड में गए, वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पर छोटे यादव थोप दिए गए। वहाँ मेहनत संतोष यादव कर रहा था, उसकी मेहनत थी, उसने एक अपना ग्राउंड बनाया था वहाँ पे, और वो हकदार था टिकट का। लेकिन बड़े नेताओं की रिकमेंड पर पार्टी ने वहाँ से छोटे यादव को टिकट दे दिया, जिनका उस वार्ड से कोई सरोकार ही नहीं था। तो लोगों ने उनको वो दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। तो पुनर्मतगणना में मुन्नालाल यादव जीत गए, अगर नहीं तो मुन्नालाल यादव की हार भी एक बड़ा सेटबैक रहती, लेकिन पुनर्मतगणना में वो जीत गए। सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे हार देखते हैं अगर कांग्रेस की हार में, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल कर आता है कि संजय शुक्ला अपनी विधानसभा 1 से भारी मतों से हार गए। देखिए, बड़ा सेटबैक है ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से संजय शुक्ला की हार कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है, और संजय शुक्ला के लिए भी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो जब मतगणना के
4 या 5 दौर के बाद ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में करीब 5,000 मतों से पीछे हो गए थे, तभी ये लगने लगा था कि अब चुनाव उनके हाथ से निकल गया है। मुझे इसके 2-3 कारण लगते हैं। एक तो जो टीम वहाँ काम कर रही थी उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उनको लगा, और स्वाभाविक है कि इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता, उनको लगा। जब हमारी सुबह बात हुई थी मतगणना के पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी विधानसभा में गया ही नहीं क्योंकि मुझे विश्वास है, तो ये विश्वास नहीं और कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस हो जाता, जो टीम लगी उसको कहा, उन्होंने ये अज्यूम कर लिया है कि भाई संजय शुक्ला यहाँ के विधायक है, उन्होंने यहाँ के लिए इतना काम किया, धर्म समाज संस्कृति सब में वो लगे रहे, यात्राएं निकाली, भोज किए, धार्मिक आयोजन किए, तो हमको यहाँ प्रतिसाद मिलेगा। तो मुझे लगता है कि टीम ने उतनी गंभीरता से 1 नंबर में काम नहीं किया जितना उनको करना चाहिए। दूसरा, 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब बहुत बड़ी संख्या के जो मतदाता हैं वो राजस्थान के हैं, जिसमें कई कॉलोनियाँ ऐसी, जैसे जनता कॉलोनी है, नंदबाग है, ऐसी कई कॉलोनियाँ ऐसी है, और भी बहुत सी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर राजस्थान के और खासकर उदयपुर और उदयपुर के आसपास के जो क्षेत्र है, जिले हैं, राजसमंद है, कांकरोली है, इन जिलों के लोग बहुत से रहते हैं वहाँ पे। उदयपुर की घटना हाँ, आमेट जो पूरा एरिया है बड़ी संख्या में रहते हैं, और उनका अच्छा वर्चस्व है, वो प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनके व्यापार व्यवसाय ऐसे हैं कि जिससे वो सीधा लोगों को प्रभावित करते हैं। तो उदयपुर की घटना का कहीं ना कहीं असर भी संजय शुक्ला के विधानसभा क्षेत्र का जो नतीजा है उस पर पड़ता दिख रहा है। लेकिन 5 नंबर अगर हम बात करें, 5 नंबर में महेंद्र हार्डिया लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत भी दर्ज की है, लेकिन इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ से नुकसान हुआ। देखिए, 5 नंबर कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदे का सौदा कभी नहीं रहता है। उसका बड़ा कारण है 3 जो अल्पसंख्यक बहुल वार्ड हैं वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी मैंने आज सुबह ही मैं देख रहा था रिजल्ट शीट, तो मतलब कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों को मिला के 13,000 के आसपास वोट जहां से मिले हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 147 के आसपास वोट मिले। तो वो ध्रुवीकरण होता है, वो तो ये चुनाव में ध्रुवीकरण भी बहुत हुआ है। तो 5 नंबर कोई बहुत मलाई नहीं रहा, मतलब आप अंदाजा लगा लो आप 5 नंबर में कि जब देश में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती थी 1990 में, तब वहाँ से अशोक शुक्ला जीत गए थे विधायक का चुनाव, तो वो तो अनपेक्षित परिणाम देता रहता 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र। तो वहाँ अच्छा, दूसरा है कि 5 नंबर में मुझे कुछ लगता है कि कुछ इस बार जो टिकट हुए हैं उसका भी वो रहा कि जो अंतर मिलना था, जो लीड मिलना थी बीजेपी को, वो वहाँ से नहीं मिल पाई है। तो 5 नंबर में हालांकि मेरे को लगता है कांग्रेस शायद 5-5,500 वोट से आगे रही है, लेकिन ये बीजेपी के लिए सेटबैक तो है कि इंदौर के हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी जीती है और वहाँ हारी। 2 नंबर गढ़ रहा है, कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला जैसे दिग्गज वहाँ हैं। सीट बढ़ गई कांग्रेस की, एक ही सीट बढ़ी है हालांकि, लेकिन वो जो 4 जीते हैं वो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। उसके उलट अगर हम बात करें, 3 नंबर पे सबसे छोटी विधानसभा है, लेकिन यहाँ भाजपा ने गेन किया। देखिए, 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बाद रमेश मेंदोला का भी ये आकलन था कि हम यहाँ 5-6 वार्डों में हार सकते हैं। 4 वार्ड तो हारे ही हैं, 2-3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे हार जीत का भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर बहुत, जैसे मुन्ना लाल यादव 400 कुछ वोट से जीते हैं। वो जिस वार्ड से वंदना शैलेश केमरे कांग्रेस की उम्मीदवार थी उसमें 550 मतों के आसपास फैसला हुआ, और एक आध वो भूपेंद्र चौहान वाले वार्ड में भी लगभग 1000 वोट के अंदर ही फैसला हुआ। तो 3-4 वार्ड ऐसे थे जहाँ हर राउंड में उठापटक चलती रही, कभी कांग्रेस आगे रही, कभी बीजेपी आगे रही, और ये लग रहा था कि यहाँ पे 5-6 सीटें जीत सकती है। अंतर वहाँ कम हुआ है, मालिनी गौड़ ज़्यादा मतों से जीती थी, रमेश मेंदोला विधानसभा का चुनाव करीब 7,000 मतों से जीता, अंतर वहाँ कम हुआ है, लेकिन 40,000 वोट की लीड जो है बड़ी लीड है। लेकिन वहाँ जो परिदृश्य बना है नगर निगम चुनाव का, उसने मुझे लगता है कि लीड के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय तो खड़ा किया है कि आखिर मतलब कांग्रेस वहाँ दमदारी से चुनाव लड़ी, ये कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ कांग्रेस को 1 सीट 2 सीट मिलती थी वहाँ 4 मिल गई है, 3 में बहुत नॉमिनल हारे, और असरकारक उपस्थिति 2 नंबर में कांग्रेस की हम अगर सीधी भाषा में कहें तो रही। अरविंद जी, अब नगर सरकार का गठन लगभग हो गया है, लेकिन अब परीक्षा होगी कि सभापति कौन बनेगा, कौन MIC मेंबर बनेगा, किस विधायक की चलेगी जो अपने पार्षद को MIC तक ले जाएगा, किस नेता की चलेगी जो सभापति के कुर्सी किसी एक पार्षद को दिलाए। देखिए,
स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में जब पार्षद जीत के आते हैं तो कश्मीर को सीनियर पार्षद कई जीते हैं, है ना, राजेंद्र राठौर, मुन्ना लाल यादव और भी कई सीनियर पार्षद चुनाव जीते हैं, तो सभापति का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और हर जो सीनियर पार्षद है वो चाहेगा कि, और साथ साथ पार्टी भी सभापति के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहेगी जो सदन चला ले असल में। लेकिन बीजेपी की लीड इतनी ज़्यादा है कि उससे सदन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभापति सत्तारूढ़ पक्ष के लिए परेशानी का कारण नहीं बन जाए, क्योंकि हमने अजय नरूका जब सभापति थी तब ऐसा कई बार देखा कि वो सत्ता पक्ष के लिए परेशानी का कारण बन जाते, तो ऐसी स्थिति न बने, इसलिए मुझे लगता है कि राजेंद्र राठौर बहुत सीनियर पार्षद हैं, सबको बैलेंस कर लेते हैं, तो सभापति के लिए उन्हें पार्टी मौका दे सकती है। जहाँ तक MIC मेंबर्स का मामला है, 10 MIC मेंबर्स होते हैं तो हर विधायक चाहेगा कि उसका एक समर्थक या 2 समर्थक MIC में आए। संगठन सांसद चाहेंगे कि उनका एक समर्थक आए। जो सांसद के 3 समर्थक जीते उसमें से कंचन गिडवानी जो है वो सेकंड टाइम जीती है, डिजर्व करती हैं वो, तो वो उनका नाम शंकर लालवानी को। महेंद्र आडिया चाहेंगे कि राजेश उदावत जैसा उनका कोई समर्थक जो है वो MIC में आ जाए। 1 नंबर में जो है सुदर्शन गुप्ता के लिए वो चाहेंगे, लेकिन कमल वाघेला जो उस पार्टी के पुराने नेता हैं, महामंत्री है, संघ का भी उनको वरदस्त है, वो चाहेंगे कि आ जाए। तो ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं कि वो जो है महापौर परिषद के लिए दावेदार हो सकते हैं। 4 नंबर से महापौर परिषद का सदस्य कौन हो, इसमें मालिनी गौड़ की भूमिका रहना, वहाँ तुलसी सिलावट भी एक दखलंदाजी कर सकते हैं। योगेश गेंदर जीत गए, मालिनी गौड़ हो सकता है। कमल लड्ढा के लिए बोले कि भाई पिछली बार उनकी पत्नी पार्षद थी, इस बार वो पार्षद है। तो ये सब नेताओं का जो है, आकाश विजयवर्गीय चाहेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र का कोई एक पार्षद MIC में हो, वहाँ भी सब नए चेहरे जीत के आए हैं। तो नए चेहरे पे बात करनी थी। 60 टिकट जो है वो भाजपा ने नए लोगों को दिया और 50 उसमें से जीत के आए हैं। ये बदलाव क्या पुष्यमित्र भार्गव के साथ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, भाजपा में जनरेशन चेंज ये हमेशा होता रहता है, हर 10, 15, 20 साल में होता रहता है। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होता रहता है, नगर निगम चुनाव में भी ऐसा होता रहता है, लोकसभा चुनाव में भी होता है। तो नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने इस बार जनरेशन चेंज किया, नई पीढ़ी को मौका दिया। जब टिकट दिया तो आप और हमको भी लग रहा था कि इनमें से कई ऐसे चेहरे आ गए जिनको जनता पहचानती नहीं, लेकिन उनको जनता ने 8,000, 10,000, मतलब 5,000, 6,000, 7,000 वोट से चुनाव जिता दिया। तो मतलब प्रयोग सफल रहा ना। जी प्रवीण जी, जिस तरीके से आपने पूछा, चुनौती एक जरूर सामने आने वाली सभापति और MIC मेंबर्स को यहाँ पर चुनना, लेकिन बात की जाए अगर इंदौर की, तो क्या कुछ चुनौतियां इस जो नई परिषद बनी है उसके सामने अब सामने आने वाली, कैसे उन चुनौतियों से पार पाएंगे, क्या कुछ उनका लक्ष्य रहने वाला है अगर इस पे बात की जाए? और जिस तरीके का चुनाव परिणाम नगर निगम या नगरीय निकाय की बात की जाए चुनाव में सामने आया है, परिणाम विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल, दीपिका ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि महापौर परिषद और महापौर के सामने इंदौर को लेकर क्या चुनौतियां? देखिए, कल नतीजा जब लगभग घोषित होने वाला था उसके कुछ देर पहले मेरी पुष्यमित्र भार्गव से बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि इंदौर के नए महापौर के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। उन्होंने कहा मेरी पहली प्राथमिकता इंदौर को ट्रैफिक के मामले में नंबर 1 बनाना रहे। ये तो उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई। मेरा मानना है उनके सामने 2-3 चुनौतियां हैं। एक तो शहर का विकास खूब हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि नियोजित विकास का अभाव अभी भी है। चूँकि वो विजनरी हैं, बहुत कम उम्र में उन्हें, मतलब एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के इतिहास के सबसे युवा, सबसे कम उम्र के महापौर हैं। बहुत उनका राजनीतिक भविष्य बहुत लंबा है, करियर बहुत लंबा है, पॉलिटिकल करियर। तो एक तो जो है इस शहर का नियोजित विकास हो और अगले 25-30 साल की ज़रूरतों के मुताबिक बनाया जाए। अभी हम एक निर्माण करते हैं, 6 महीने बाद उसको तोड़ने लग जाते हैं। नियोजित विकास हो, वही विकास किया जाए, वहीं उसको मेरे को लगता है उनके पास है। दूसरा, इस शहर पे सबसे ज़्यादा अब जो दाग लगता है ना कि 2 इंच पानी गिरता है, 3 इंच पानी गिरता है और शहर में जल जमाव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, स्टॉर्म वाटर लाइन्स नहीं है शहर में, बहुत जनता परेशान होती है और ये बड़ी समस्या बन गई है, जिसके कारण देश के सबसे स्वच्छ शहर पर हमेशा उंगली उठती रहती है। तो मुझे लगता है कि एक प्राथमिकता पुष्यमित्र भार्गव की यह भी होना चाहिए इंदौर के महापौर के रूप में कि इस व्यवस्था में वे जल्दी से जल्दी सुधार लाएंगे। दूसरा ये कि नगर निगम में पिछले 5 साल का जो दौर मैंने देखा है उसमें नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर ये उंगली उठती थी कि इस नगर निगम को नौकरशाह चलाते हैं।
ऐसे पुष्यमित्र अपर महाधिवक्ता थे, वहाँ से राजनीति में आए, तो बहुत समझ है, तो उनके कार्यकाल में ऐसा होगा नहीं। लेकिन उनको इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी कि जिस जनता ने उनसे बहुत, जनता की पुष्यमित्र से बहुत अपेक्षाएं हैं और उन्हें जनता की अपेक्षा पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने, जनता ने बहुत, इस शहर की जनता ने उन्हें बहुत प्रतिसाद दिया है। तो ये आरोप न लगे कि इस नगर निगम को नौकरशाह चलाते हैं और अफसर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इस शहर की जनता के मन में पुष्यमित्र भार्गव को ये विश्वास जागृत करना पड़ेगा कि मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मैं आपके हितों का ध्यान रखूंगा और इस नगर निगम में मैं यदि बैठा हूँ तो आपके हितों को अनदेखा नहीं करूँगा। 3 ये अपेक्षाएं तो मैं बता रहा हूँ। एक चौथा पॉइंट जो महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने देखा है कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकाल के बाद से ही, ठीक है, उमा शशि शर्मा बहुत लो प्रोफाइल थी तो उनका थोड़ा सा था, लेकिन महापौर लोगों से कटता जाता है। महापौर को ऐसा लगता है कि मैं कृष्ण मुरारी मोघे महापौर बने, इतने पार्टी के कद्दावर नेता थे, या मालिनी गौड़ बनी, ये लोगों से कटते गए, जबकि तो पब्लिक के बीच की, मालिनी गौड़ तो लक्ष्मण सिंह गौड़ का आधार ही जनता थी और खुद जब विधायक बनी उनके निधन के बाद तो पब्लिक के बीच के लोग थे, लेकिन न जाने क्यों दूरी बना लेते हैं। तो मेरे को लगता है कि उन्हें इंदौर की जनता से सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें महापौर आपके द्वार, महापौर हर वार्ड, इस तरह का कोई भी वो कार्यक्रम शुरू करें, जनता से उन्हें संवाद स्थापित करना चाहिए। ये लगता है कि अभी प्रारंभिक 3-4 अपेक्षाएं तो इंदौर की जनता की उनसे यही रही। जनता ने जो अपेक्षाएं की वो तो ठीक है, लेकिन जनता ने जो रिजल्ट दिया उसके बाद आने वाला विधानसभा और आने वाला लोकसभा, ये कितना प्रभावित? नहीं, नगर निगम चुनाव निश्चित तौर पर असर डालेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चुनौती है ही है कि इंदौर की जो सीटें उसने पिछले चुनाव में खोई थी उन्हें कैसे फिर हासिल करे, ये चुनौती तो भारतीय कांग्रेस के पास है ही है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिन वार्डों में हारे हैं, मतलब सीधे 6 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करता है नगर निगम चुनाव। मतलब 6 क्यों हम कहें, देपालपुर को भी प्रभावित करता है, दो सांवेर और देपालपुर के भी 2 वार्ड है। तो ये बड़ी चुनौती रहेगा कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है इस जीत को बरकरार रखना शहरी क्षेत्र में, वो एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को तो मुझे लगता है कि अब साल भर बहुत मेहनत करना पड़ेगी। संजय शुक्ला खुद आपको अपने विधानसभा क्षेत्र पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके इतने संपर्क में रहने, इतने काम करवाने, धार्मिक प्रयोजनों से लोगों को जोड़ने के बावजूद यदि नतीजा वहाँ से आया कि 20,000 मतों से उन्हें शिकस्त मिली है, तो उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। जीतू पटवारी कांग्रेस के बड़े नेता, 35,000 वोट से आ रहे, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, राहुल गांधी के कोर ग्रुप के मेंबर है, और राहुल गांधी जो पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं उसकी जो कोर कमेटी उसके सदस्य है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों से ध्यान हटाकर उनको राहु पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 35,000 मतों की जो हार है वो आखिर उसको वो कैसे वो करेंगे। 3 नंबर में भी सर, क्योंकि 3 नंबर में जिस तरह का गणित इस बार बना है निगम चुनाव के बाद, तो कांग्रेस के लिए वहाँ भी चुनौती होगी, और चुनौती वैसे भी एक परिवार की आपस में लड़ाई कर ले। देखिए 3 नंबर में कांग्रेस अगर मेहनत करे तो कांग्रेस के लिए कुछ संभावनाएं बन सकती, क्योंकि बहुत बड़ी लीड नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ पे, और कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ 3 नंबर रहा है, लगातार वहाँ कांग्रेस जीती है। मतलब 2 चुनाव तो अश्विन जोशी ने 2003 और 2008 के तो भाजपा के दौर में ही जीते हैं ना, तो मतलब कांग्रेस का वोट तो है वहाँ पे, महेश जोशी का पुराना विधानसभा क्षेत्र। लेकिन वहाँ वही परिवार के बीच में ही है, कांग्रेस को कांग्रेस ही निपटाने में लगी हुई है। वहाँ पे परिवार के बीच ही विवाद के अश्विन जोशी चाहते कि तीसरी बार भी मेरे को, इस बार भी मुझे ही टिकट मिले। 3 चुनाव वो जीते, 2 हारे, वो 6ठी बार भी उम्मीदवार बनना चाहते। पिंटू जोशी को लगता है कि पिछले बार मेरा टिकट होते होते रह गया था, तो महेश जोशी की विरासत को मैं ही आगे बढ़ा सकता हूँ। महेश जोशी नहीं है इस दुनिया में, तो पिंटू जोशी को कितना फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन ये बात, लेकिन दावेदार वो दोनों हैं वहाँ पे टिकट के हैं, और दोनों के बीच में बैलेंस स्थापित करना एक बड़ा चैलेंजिंग। दीपिका प्रवीण जी, बात की है हमने इंदौर में, क्योंकि बहुत अप्रत्याशित परिणाम यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए, नगरीय निकाय चुनाव, तो भाजपा की ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कब्जा हुआ है और इसे ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक अप्रत्याशित चीज़ ये हुई है, आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है, AIMIM के भी यहाँ पर जो है पार्षद प्रत्याशी जीते हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल अरविंद सर, जिस तरीके से बात की जाए, ये तो इंदौर के परिणाम हो गए, लेकिन प्रदेश में किस तरह से परिणामों को आप समीक्षा करेंगे? पहले 16-0 होता था,
16 में से एक भी सीट जो है वो महापौर की कांग्रेस के खाते में नहीं जाती थी। ये पिछली 2 बार से हो रहा है, लेकिन इस बार खाता खुल चुका और अभी आधे परिणाम आना बाकी है। देखिए, कांग्रेस ने तो गेन ही किया। कांग्रेस 0 पे थी, अभी 11 के परिणाम आए, 11 में से 3 मिल गई, एक पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है मध्य प्रदेश में। आने वाली जो 5 नगर निगमों के चुनाव, उसमें कांग्रेस, मेरी सुबह ही आज कमलनाथ से बात हुई थी इंदौर के नतीजों को लेकर, तो उनका ऐसा मानना है कि रतलाम और कटनी तो हम जीत रहे हैं और मुरैना में भी बराबरी की फाइट है, वहाँ भी हमें मौका मिल सकता है। तो कांग्रेस ने तो गेन ही किया है। भाई, भोपाल और इंदौर को छोड़ दे तो जबलपुर और ग्वालियर, 2 बड़े शहर कांग्रेस के कब्जे में आ गए। ग्वालियर में 2 केंद्रीय मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, और ग्वालियर तो गढ़ रहा है। केवल सालों पहले मुझे ध्यान है, जब मैं बहुत शायद या तो स्टूडेंट ही होऊंगा या जर्नलिज्म में मेरा करियर शुरू हुआ था, तब डॉक्टर रघुनाथ राव पापरीकर वहाँ महापौर बने थे। उसके बाद सालों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनता आया है। विवेक शेजवलकर खुद अभी जो सांसद है 10 साल वहाँ मेयर रहे, इनके पिताजी मेयर रहे हैं, इनके शेजवलकर वहाँ से, तो और गढ़ माना जाता है, मतलब राजमाता सिंधिया, ये सब पूरा। और इस बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसके बावजूद वहाँ शिकस्त मिली, तो बड़ी मतलब वो पार्टी में भी चर्चा का विषय। और आज सुबह से जिस तरह से फेसबुक पे मैं टीका टिप्पणी देख रहा हूँ, राज चड्ढा एक बहुत पुराने लीडर हैं, उन्होंने जिस तरीके से, जिस आक्रामक तरीके से लिखा है इस हार पर, तो वो वास्तव में पार्टी के लिए बहुत ही सोचने का विषय रहेगा। जबलपुर महाकौशल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहाँ पे हारना पड़ा है। और वहाँ पे संघ और संघ के डॉक्टर जितेंद्र जामदार जो हैं, वो संघ के तो पसंदीदा थे ही थे, लेकिन मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज थे, मुख्यमंत्री उनको बहुत चाहते थे और उन्हें वहाँ से मौका दिया था तो वो हार गए। तो ये 2 जगह हारना एक बड़ा, छिंदवाड़ा तो कमलनाथ का गृह जिला है और एक बड़े नेता के प्रति उसके गृह जिले के लोगों में इतना तो वो रहता है। और जहाँ 6 विधायक कांग्रेस के हों, वहाँ कोई हालांकि बहुत अंतर से नहीं जीते हैं वहाँ पे, लेकिन ये 3 जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कांग्रेस तो 0 से 3 पे आ गई है, संजीवनी मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान है। और दूसरी बात यह है कि मतलब ये 2 बड़ी जो सीटें जीती है कांग्रेस से जीती है ना, भारतीय जनता पार्टी हारी है, ग्वालियर और जबलपुर, इन जगह पर अब जो चुनौती इंदौर में कांग्रेस के लिए रहेगी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चुनौती रहने वाली है, क्योंकि अब शहरी क्षेत्र में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो बिल्कुल जिस तरीके से दीपिका अरविंद सर ने पूरा समीक्षा की है पूरे निगम चुनाव की, इसके अलावा जो प्रदेश में परिणाम आए उन सब की भी समीक्षा की है। ये ज़रूर है कि आने वाली महापौर परिषद और महापौर के समक्ष कई चुनौतियां हैं। इंदौर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ता तेजी से और बढ़ता जा रहा है और टेम्पो से मेट्रो की ओर सफ़र करता जा रहा है, तो ये गति बरकरार रखनी होगी और विकास की गति को मेट्रो से ज़्यादा तेज दौड़ाना होगा। ये बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा जो आने वाले परिणाम 20 तारीख को जब नतीजे और सामने आएंगे, तो उस दौरान जो कुछ कांग्रेस को गेन होगा, तो कांग्रेस के लिए भी ये चिंता का समय है, मंथन का समय है, और बीजेपी के लिए भी कुछ जिलों में, कुछ शहरों में चिंता का विषय है। तो दोनों पार्टियों का मंथन का दौर चलेगा। कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि इंदौर और भोपाल की हार का मंथन किया जाएगा, उनके हार की कारणों पर चर्चा की जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और डिस्कस करना चाहिए, भोपाल की हार। भोपाल में विभा पटेल एक बार पहले महापौर रह चुकी है, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, और कांग्रेस ने विभा पटेल को वहाँ दिग्विजय सिंह मैदान में उतारा और दिग्विजय सिंह लगे रहे। दिग्विजय सिंह ने इस चुनाव में केवल एक ही नगर निगम पे फोकस किया, भोपाल नगर निगम पे फोकस किया। हालांकि भोपाल नगर निगम में अभी 2 टेन्योर छोड़ दें तो उसके पहले कांग्रेस के महापौर रहे, खुद विभा पटेल महापौर रही है, सुनील सूद महापौर रहे हैं। भोपाल में मिले जुले परिणाम हमेशा मिलते रहे, लेकिन वहाँ की हार भी, जिस तरह से इंदौर की हार कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, भोपाल की हार भी, कि पूरी ताकत लगाने के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने वहाँ फोकस किया था। वहाँ उम्मीदवारों को लेकर जो उठापटक थी, उसमें भी पार्टी ने बाद में उस गलती को भी सुधारते हुए वहाँ व्यवस्थित उम्मीदवार कर, लेकिन इसके बावजूद वहाँ जिस अंतर से, अच्छा मालती राय, विभा पटेल के तुलना में जो मालती राय जो मैदान में थी, उनका पॉलिटिकल करियर देखे तो वो तो 2-3 बार पार्षद का चुनाव हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी भोपाल में उनको जनता का प्रति, तो भोपाल के मुद्दे पे भी कांग्रेस को कहीं न कहीं रीथिंक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, और जिस तरीके से दीपिका, अब नगर सरकार का गठन हो गया, कुछ दिनों बाद महापौर जो है वो अपनी कुर्सी पर विराजित होंगे, विधिवत जो है वो कुर्सी संभालेंगे, और उसके बाद चुनौती उनके सामने ये ज़रूर होगी कि महापौर परिषद का गठन, हालांकि उनके समक्ष नहीं होगी क्योंकि ये पार्टी का मैटर होगा, पार्टी किसे जो है वहाँ महापौर परिषद में भेजती है,
तो आने वाले कुछ दिन जो है वो इंदौर के लिए फिलहाल दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंतन मनन के होंगे। लेकिन जो भी है सुखद है, और आने वाला हम उम्मीद करते हैं कि जिस तेजी से इंदौर ने विकास किया है पिछले कुछ वर्षों में, वो विकास की गति ऐसी ही धन्यवाद बनी प्रवीण जी, रहे। धन्यवाद अरविंद जी हमसे जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव के पहले चरण के परिणाम सामने आ चुके हैं। यहाँ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश नगर निगम में भाजपा का परचम लहराया है। 11 में से 7 नगर निगम पर भाजपा की जीत हुई है, 3 पर कांग्रेस को फिर से मौका मिला है। आपको बता दें सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला है। आपको बता दें 11 में से 7 नगर निगम में भाजपा की जीत हुई है। इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर पुष्यमित्र भार्गव महापौर बने हैं। बहुत बड़ा जीत का अंतर रहा है, 1 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ पर पुष्यमित्र भार्गव जीते हैं और इंदौर के महापौर बने हैं। कई सारी चुनौतियां इस वक्त उनके सामने होगी। लगातार जो है इंदौर नंबर 1 पर बना रहा है, विकास की गति जो है लगातार बनी रहे और इंदौर नंबर 1 पर बना रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए नगरीय निकाय चुनाव में तो नगर पालिका और नगर परिषद में भी भाजपा का ही पलड़ा यहाँ पर भारी दिखा है। 75% से ज्यादा नगर पालिकाओं पर भाजपा उम्मीदवारों का कब्जा रहा है। आपको बता दें इस जीत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक जीत बताया है। डीजीएनआर न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।